नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। रोज वीडियो डाल रहा हूं, कभी आप प्यार देते हैं, कभी आप फटकार देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपने इस सिलसिले को, अपने इस कारवां को मैं जारी रखूंगा। और आज जिस मुद्दे में बात करने वाला हूं वो मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि देश की राजनीति की दशा और दिशा आने वाले समय में क्या होने वाली है। मैंने आपको बताया था 9 से 15 के बीच नया बीजेपी अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम मानदंडों को पार कर लिया है जिसके बाद कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया जा सकता है। दरअसल 19 राज्यों के संगठन के चुनाव होने थे। ज़्यादातर राज्यों के संगठन के चुनाव पूरे हो चुके हैं। कुछ एक राज्य हैं जहां संगठन में अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है राष्ट्रीय परिषद और जो तमाम अध्यक्ष हैं वो मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और अभी इसके लिए कोई तिथि सामने नहीं आई है, ना ही जो पुराने नाम चल रहे थे उसमें किसी प्रकार का एडिशन है या उसमें किसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है या उसमें से कोई नाम काटे गए हैं। लेकिन अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है। महत्वपूर्ण बात क्या है आपको पता है? ये विवाद क्यों चल रहा है? विवाद में ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन ये कम से कम कहूँगा कि संघ और भारतीय जनता की पार्टी के बीच कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है और संघ के वीटो पावर के चलते ही भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। हाल ही के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सवाल पूछा गया कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो उनका कहना था मीडिया चाहे जितनी पतंगे उड़ाते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी आसानी से चुन लेंगे। उनका यह भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, ये परिवार के ऊपर आधारित पार्टी नहीं है और इसमें कई करोड़ कार्यकर्ता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करना है, संगठन की परंपरा को बनाए रखना है, नेतृत्व की परंपरा को बनाए रखना है और एक नए अध्यक्ष को चुनना है। लेकिन संघ ने अब 5 ऐसे पॉइंट दिए हैं जिसके आधार पर नया अध्यक्ष चुना जाना है। मैं आपको एक एक करके पॉइंट बनाऊंगा और डिकोड करने की कोशिश करूंगा कि संघ कैसा पार्टी का अध्यक्ष चाहता है। संघ एक ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो पार्टी को, इस वक्त ऐसा लगता है ना कि पार्टी जैसे सरकार के पूरी तरह से प्रभाव में है। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं संगठन कमोबेश वही करता है। क्या इस तालमेल को बेहतर बनाने की जरूरत है? उनका यह कहना है कि तालमेल को तो बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन उनके आभा मंडल से भी इस पार्टी को निकालना है ताकि पार्टी में, क्योंकि लोग आते हैं लोग चले जाते हैं, संगठन जो है वो गतिशील होता है और संगठन के अंदर ऐसे मानदंड स्थापित किए जाने हैं जिसके सहारे ये संगठन आगे भी चलता रहे और देश पर इसी प्रकार का शासन करता रहे। क्या संघ और बीजेपी के बीच हाल ही के दिनों में तालमेल की कमी थी? जी हां, ऐसा दिखा गया है और कम से कम लोकसभा चुनाव में तो ऐसा दिखा गया है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हुए थे जिसपे संघ और सरकार के बीच, संघ और संगठन के बीच तालमेल की कमी थी? मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तरह से ये परसेप्शन था। सबसे पहली बात थी कि ये परसेप्शन बन गया था कि जो संगठन है वो पूरी तरह से जो है अमित शाह चला रहे हैं। एक परसेप्शन था और इस परसेप्शन को माना भी जाता था, जाना भी जाता था और सब लोग जानते थे कि जो अंतिम फैसला होता है पार्टी के अंदर, जेपी नड्डा भले से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन अमित शाह के उन फैसलों पर छाप होती थी। ये अच्छा है इस हिसाब से, क्योंकि सरकार और संगठन का तालमेल बना रहना चाहिए। लेकिन क्या इससे पार्टी के अध्यक्ष का जो इंडिपेंडेंट पद है वो कॉम्प्रोमाइज होता है? मैं ऐसा नहीं मानता वो कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन संघ को ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज होता है। फिर याद करिए आप जेपी नड्डा का वो बयान। जेपी नड्डा ने अपने इस बयान के दौरान कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी अब सेल्फ सफिशिएंट पार्टी बन गई है, यानी बीजेपी अपना काम खुद कर सकती है, चुनाव खुद लड़ सकती है, उसके पास इतना बड़ा प्रक्रिया है, उसके बाद इतना बड़ा मैकेनिज्म है, उसके पास अपना खुद का इतना बड़ा सिस्टम है। तो ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ को यह बयान कैसा लगा। संघ को यह बयान बेहद नागवार गुजरा था और आखिरी के दिनों में ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में आखिरी के दिनों में जहां भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह, कम से कम महाराष्ट्र के अंदर, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, उसके पीछे संघ की निष्क्रियता को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जेपी नड्डा के इस बयान से संघ
अनकंफर्टेबल था, संघ असहज हुआ था। ये भी कहा जाता रहा कि जेपी नड्डा अपने इस बयान पर सफाई दें, लेकिन अंततः जेपी नड्डा ने अपने इस बयान पर सफाई नहीं दी। और सफाई नहीं दी इसका एक बड़ा कारण था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट थी। उसको लगता था कि 400 पार का जो नारा हमने दिया है उसी के आसपास ये चुनाव परिणाम आएंगे, और वाकई में उन्हें लगने लगा था कि संघ की उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संघ का काम करने का अपना एक तरीका है। संघ जानता है कि कहां पर पार्टी का स्क्रू टाइट करना है और कहां पर उस स्क्रू को ढीला करना है। संघ इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है और समझता है। देखिए, जब एक बच्चा है ना अच्छे रिजल्ट लगातार देते रहे तब बच्चे के कान नहीं पकड़े जाते। बच्चा अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है तो माता पिता उसकी प्रशंसा करते हैं। अगली क्लास में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने के बजाय फर्स्ट डिवीजन तो आ जाता है लेकिन मेरिट में नहीं आता, तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अगली क्लास में अगर वो जाता है और अगली क्लास में जाने के बाद बच्चा जो है 60% में मार्क नहीं ला पाता है तो माँ बाप उसके कान उमेटते हैं। 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच का जो खटपट थी वो काफी हद तक उभर कर सामने आई। और संघ को अब लगता है कि बीजेपी की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, बीजेपी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, बीजेपी को चुनाव जीतने की एक संस्था बनाए रखा जाए। ये सब बनाए रखने के लिए इस आभा मंडल से, जो एक आभा मंडल बन गया है, उस आभा मंडल से निकलने की जरूरत है। और संघ के नेता खुलकर अब इस बात को कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभा मंडल है, जिस आभा मंडल से संघ को निकलने की जरूरत है। और मुझे लगता है इसी कारण के चलते, संघ और बीजेपी में समन्वय और सहयोग न बन जाने के चलते, भारतीय जनता पार्टी अपना जो भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष है वो नहीं चुन पा रही है। अब देखिए, 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है, तो 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है। आज 16 तारीख है और आज 16 तारीख में अब 5 दिन बचते हैं। क्या पार्लियामेंट सेशन के बीच में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होगा? मुझे इसकी संभावना न के बराबर लगती है। तो क्या इन 5 दिनों के अंदर बीजेपी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा? संभव तो है, हो सकता है। बीजेपी कभी कभी काम करती है तो बड़ी जेट स्पीड से करती है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि अभी इस दिशा में एक भी कदम नहीं बढ़ाया गया है। अगर इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया जाता तो निसंदेह कोई ना कोई संकेत मिल जाता। अब मैं आपको बताता हूं संघ ने अपनी क्या क्या कंडीशन रखी है, संघ ने ऐसी क्या क्या चीजें बताई हैं, इसको मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाता हूं। ये ग्राफिक क्या कहता है? ये ग्राफिक बताता है कि संघ जो है वो किस किस तरह से अपने बीजेपी अध्यक्ष को देखना चाहता है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के अंदर संघ क्या देखना चाहता है, संघ के क्या मानदंड है। ये बात सत्य है कि संघ अपना नाम नहीं सुझाता है। संघ कहता है कि हमारे ये मानदंड है, हमारे पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के हिसाब से आप अध्यक्ष का चुनाव कर लीजिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि संघ के जो सूत्र हैं उन्होंने ये डिफाइन किया है कि वो किस ढंग का नेतृत्व चाहते हैं। सबसे पहले वो ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाला हो और उसका नेतृत्व संगठन पर आधारित हो, व्यक्ति केंद्रित नहीं हो। इसको मैं खुलासा करूंगा कि इसके क्या क्या मायने हैं। अपनी बातों को रखने और कहने की वैचारिक स्पष्टता हो, यानी संघ का जो मूल एजेंडा है उसके बारे में उसके मन में वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, जिसको हम क्लैरिटी ऑफ द थॉट भी कहते हैं। जो भी नेता हो वो युवा हो और जमीनी हो, यानी उम्र दराज नेता जैसे शिवराज सिंह चौहान 60 पार कर चुके हैं, यानी मनोहर लाल खट्टर 60 पार कर चुके हैं। ऐसे नेता मुझे नहीं लगता कि इस डिस्कशन के अंदर आने वाले हैं। अपनी मेहनत और तपस्या से बना नेता हो, यानी ऊपर से थोपा गया नेता नहीं हो, जमीन से निकल कर आया हो ये नेता। इसके अलावा सांस्कृतिक और वैचारिक संतुलन बनाने वाला हो, और उनका ये मानना है कि ये संतुलन हाल ही के दिनों में सांस्कृतिक और वैचारिक ये दोनों संतुलन जो है कमजोर हुए हैं। सभ्यतागत संरक्षक के रूप में संगठन का नेतृत्व करे, यानी उसके पास इस ढंग की पार्टी पोजीशन हो जिसको वो चलाता रहे, और उसके अंदर एक सभ्यता भी होनी चाहिए। पार्टी को खाली चुनाव जीतने की मशीन में या किसी अन्य मशीन में न बदला जाए, ऐसा भी संघ चाहता है। इसके अलावा संगठनात्मक मजबूती, यानी नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करे, संघ ये चाहता है। अब संघ की इन बातों को आप किस तरह से डिकोड करेंगे और कौन कौन से नाम संघ की इस लिस्ट के अंदर आते हैं, उम्र का क्या दायरा होना चाहिए, इसको भी मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो है संगठित
संगठन आधारित नेतृत्व हो। संगठन आधारित नेतृत्व क्या मतलब है? संगठन आधारित नेतृत्व यानी संगठन प्रथम हो, व्यक्ति प्रथम ना हो। अब आप समझ सकते हैं इशारा किस तरफ है। इशारा ये है कि आज की तारीख में पार्टी पूरी तरह से व्यक्तिवादी हो चुकी है, सरकार पूरी तरह से व्यक्तिवादी हो चुकी है। इस चंगुल से पार्टी को निकाला जाए। उनका कहना है व्यक्तित्व केंद्रित नेतृत्व के अलावा संगठन पर आधारित नेतृत्व को प्राथमिकता दी जाएगी जो कैडर से जुड़ा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कैडर में एक शिकायत रहती है कि हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व संगठन जो है और जो नेतृत्व है वो कैडर से कटा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो कैडर का फीडबैक ले और फीडबैक लेने के बाद उनकी बातों को सुनने वाला होना चाहिए। यानी एक आम कार्यकर्ता की पहुंच भी अपने संगठन तक होनी चाहिए ताकि वो अपनी शिकायत और शिकायतों का निवारण करा सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्यक्ति आधारित नेतृत्व या व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व नहीं होना चाहिए। इशारा किस तरफ है? इशारा इस तरफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो आभा मंडल बना हुआ है उस आभा मंडल और उस इकोसिस्टम से बाहर का एक व्यक्ति हो। संघ के सूत्र इस बात को कह रहे हैं। और जो दूसरा मुद्दा है संगठन के लिए जो और संघ के लिए जो सबसे प्रमुख है वो यह है कि उसमें वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। आपको पता है संघ अपने कौन कौन से एजेंडे को पूरा कर चुका है। संघ राम मंदिर बनवा चुका है, सरकार ने राम मंदिर बनवाया, उसके लिए अदालत ने भी मार्ग प्रशस्त किया और अब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है। इसी तरह कॉमन सिविल कोड के ऊपर भी काम चला। कुछ राज्यों ने कॉमन सिविल कोड लागू किया और कुछ राज्य उस कॉमन सिविल कोड को और लागू करने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दे पर नए अध्यक्ष को वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। उसको ये भी समझना चाहिए कि संघ किस तरह से जनसंख्या कानून की वकालत करता है और साथ ही साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि धारा 370 से लेकर जो संघ के प्रमुख इश्यू थे, कॉमन सिविल कोड, धारा 370 और राम मंदिर, इसके बारे में उसकी वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। हालांकि धारा 370 खत्म हो चुकी है, राम मंदिर बन चुका है, लेकिन इस आंदोलन का क्या संदर्भ था? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इन मुद्दों को उठाया था? भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे इन मुद्दों को उठाती रही है? तो इसके बारे में जो नया अध्यक्ष हो उसके मन में पूरी तरह से वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, परिवार के मूल्यों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। इन विषयों को वो बोलने वाला हो, इन विषयों पर वो बोलने वाला हो, इन विषयों को वो समझने वाला हो और इन विषयों के ऊपर जो है वो काम कर सके और कैडर के अंदर एक स्फूर्ति भर सके, ये भी वो नए नेतृत्व के अंदर चाहते हैं। इसके अलावा युवा और जमीनी नेता हो। युवा और जमीनी नेता से क्या मतलब? उनका ये मानना है कि जो नया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है वो 55 साल की उम्र से नीचे हो। ऐसा मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कम से कम 60 वर्ष की उम्र वो पार कर गया हो। मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा कोई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को संघ कबूल करने देगा जो 60 या 70 के फेर में आता हो या 60 से ऊपर चला गया हो, क्योंकि वो चाहते हैं जो पार्टी का नया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो नए परिवर्तन करे और जो युवा है उनको साथ लेकर चलने की एक परंपरा उसके अंदर हो। जमीनी नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, लोकतांत्रिक सोच वाला हो, यानी 4 लोगों के साथ वो बैठता हो तो उनसे सलाह मशविरा करें, उनकी राय के आधार पर काम करें, उसकी सोच लोकतांत्रिक हो, वो जमीनी हो, ये भी जरूरी है। ऊपर से टपका हुआ कोई नेता नहीं हो, ये भी संघ बहुत अच्छी तरह चाहता है, ये भी संघ चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे ये लगता है कि संघ कोई ऐसे नेता को लेकर आएगा जो उसके काडर से, जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो आरएसएस में रहा हो, जिसने एबीवीपी के अंदर काम किया हो, जो एबीवीपी के अंदर बड़ा पदाधिकारी रहा हो, इस वक्त राज्य के किसी नेतृत्व के अंदर हो, राज्य के नेतृत्व को उसने बखूबी संभाला हो, 1 या 2 चुनाव जिताए हो और इसके अलावा उसकी उम्र 50 से 55 के बीच हो। ऐसे नेताओं में कई सारे नाम सामने आ सकते हैं। यानी क्या इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा? जी हाँ, सरप्राइज एलिमेंट होगा और ये सरप्राइज एलिमेंट जो है उसी के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी अभी खामोश बैठी है। संघ ने अपने पत्ते संकेतों के अंदर खोले हैं
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि वो युवा हो, जमीन से निकला हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानता हो। संघ ये भी चाहता है कि जो भी नेता आए वो तपस्या से जुड़ा हुआ नेता हो। तपस्या से जुड़ा हुआ नेता कौन होता है? वो इंसान जो संघ की शाखा के अंदर जाता है, संघ के जीवन के अंदर प्रवेश करता है, संघ के नियम कानून सभ्यता संस्कृति उसको मानता है। इसके अलावा वो संगठन से संघ से जुड़े हुए अनुषांगिक संगठनों के अंदर काम करते आया हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग फैक्ट्री किसको कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग फैक्ट्री कहा जाता है एबीवीपी को, उसके बाद कहा जाता है युवा मोर्चा को, उसके बाद महिला मोर्चा और बाकी अन्य मोर्चा आते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रूटीन की राजनीति होती है ऐसा हो। तमाम नेता ये चाहते हैं कि कोई ऊपर से टपका हुआ नेता अध्यक्ष न बन जाए। तो जो नाम आ रहे थे डी पुरंदेश्वरी का, जो नाम आ रहा था निर्मला सीतारमण का, ये नाम मुझे नहीं लगता इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या बीजेपी में इस कैटेगरी के लोग भी बनाए जा सकते हैं? बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही के दिनों में अपने आप को बहुत अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। लेकिन संघ की ये सोच है कि कम से कम कोई टेक्नोक्रेट या ऊपर से आया हुआ नेता बीजेपी का अध्यक्ष न बने, और वो ये चाहते हैं कि बाहरी नेताओं की बजाय जो संगठन से उठकर आया हुआ नेता हो उसे ही ये गद्दी दी जानी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में आया है, भारतीय जनता पार्टी में किसी दूसरी पार्टी से आया है, उसका नंबर पूरी तरह कट जाता है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा रही है कि वो दूसरी पार्टी से आए किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बना दे। पार्टी में एडजस्ट जरूर कर सकती है, पार्टी में एडजस्ट होते भी रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन हाल ही के दिनों में जो निकलकर बात सामने आई है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब संघ ने इस पूरे मामले पर वीटो कर दिया है, और जो संगठन से जमीन से नीचे उठकर आया हो नेता होगा वही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की गद्दी पर बैठेगा। इसके अलावा जो नया अध्यक्ष हो वो सांस्कृतिक और वैचारिक संतुलन को बैलेंस करे। सांस्कृतिक और वैचारिक संतुलन का क्या मतलब? हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश का जब चुनाव आया था तब ये पता लगाना मुश्किल हो गया था कि कौन सा कांग्रेस का नेता बीजेपी में आ चुका है, और बीजेपी में पूरी की पूरी कांग्रेस आ गई। कुछ एक नेताओं को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस जो है बीजेपी के अंदर शामिल हो गई। तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो है वो कांग्रेस के जो है बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। संघ जो है इस तरह से मास किसी पार्टी से लोगों को लिए जाने का विरोधी रहा है। उसका ये मानना है कि लोग तो जुड़ जाते हैं लेकिन आपकी परंपराएं, आपकी सांस्कृतिक और वैचारिक संतुलन टूट जाता है। अब संघ का क्या मानना है? ये मेरा मानना नहीं है, ये संघ का मानना है कि ये जो संतुलन है बीजेपी और संघ के बीच, यानी संघ के बीच का संतुलन, बीजेपी और संघ का संतुलन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जमाने में कमजोर हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति निकलकर सामने आए जो इंडिपेंडेंट हो, संघ को साथ ले सके। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी को साथ ना ले, उनको भी साथ ले, लेकिन संघ को भी साथ ले। प्रभाव और डिसीजन ऊपर से न थोपे जाए, संघ कमोवेश यही चाहता है। जो भी नेतृत्व हो वो सभ्यतागत हो, वो युद्ध के जनरल के भांति न बात करे, न बिहेव करे, और सिर्फ इलेक्शन जीतने की मशीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल ना हो, ये भी संघ चाहता है। तो युद्ध के जनरल के भांति व्यवहार न करे, यानी एक चुनाव आया, चुनाव के लिए पार्टी काम करने लगी और उसी के अंदर पार्टी कुछ इस तरह से डूबी कि बाकी चीजें अधूरी छूट गई। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में संघ शायद ऐसा नहीं चाहता है, यही मैं इसके बारे में समझ पा रहा हूं। और इसके अलावा जो अंतिम पॉइंट है वो है संगठनात्मक मजबूती। संगठनात्मक मजबूती से क्या मतलब है? आने वाले समय के लिए जो नया अध्यक्ष हो वो पार्टी को मजबूत करे, आने वाले इरा के लिए मजबूत करे, आने वाले नए नेतृत्व के लिए मजबूत करे। भाई नेतृत्व भी तो पार्टी कार्यकर्ताओं से निकलता है, और ऐसा करने के लिए उसे युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी, राज्य के अंदर देनी होगी, जिले के अंदर देनी होगी। और एक बार मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मोहन भागवत जी ने मुझे बताया था कि जो हमारा गांव और राज्य स्तर का जो कार्यकर्ता होगा उसकी उम्र जो है 25 से 35 के बीच में होगी, जो राज्य स्तर का होगा उसकी 35 से 45 के बीच में होगी, जो केंद्र स्तर का होगा उसकी 45 से 55 और 65 के बीच में होगी, और 75 साल तक जाने के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं, ऐसा हमारी एक सोच है।
अब कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है मैं तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके बारे में इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि नए अध्यक्ष से ये अपेक्षाएं होंगी कि वो अधिक से अधिक युवाओं को मौका दे और पार्टी के लिए एक नई लीडरशिप को तैयार करे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप समझ पाए संघ ने क्या बोला, क्या मेरी बातों को आप ठीक से समझ पाते हैं, यही मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं। कृपया अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उसके आधार पर मैं रिएक्ट कर सकूं। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।